हाय। मैं आज आपके सामने कुछ शेयर करने वाला हूँ टिप्स ऑफ सीए फाइनल प्रिपरेशन। ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके नहीं है, पर इसमें मल्टीपल टिप्स हैं जो मैंने अपने सीए फाइनल के प्रिपरेशन में उसको फेस भी किया था, मैंने बाद में सीखा भी, प्लस मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब, पहली जो मेरी टिप है सीए फाइनल की प्रिपरेशन के लिए, वो क्या है? यूट्यूब। आपको यूट्यूब जो है, यूट्यूब का जो सहारा है, आपको फर्स्ट रिवीजन तक ही लेना है ना। हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं, कोचिंग पढ़ी हुई होती हैं, वो बहुत पहले पढ़ी हुई होती हैं। स्पेशली एफ आर ए एफ एम अपन बहुत स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आती नहीं है ना। तो हमें उसका वीडियो देखना पड़ता है, ना चाहते हुए भी देखना पड़ता ही है, क्योंकि हमें रिकॉल नहीं होती चीज़ें। तो वहाँ तक ठीक है, आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद एक बार खुद से ज़रूर पढ़ना। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है, ठीक है। आपको काम आसान करना है, पर अगर आप टीचर्स की ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाओगे तो बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और फर्स्ट रिवीजन तक तो चलो आपने देख लिया। सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में आपको 90% देखना ही नहीं है यूट्यूब। मतलब जब भी आपको कोई कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा ना, आप उस समय उस कंसेप्ट के लिए बस एक बार वीडियो देख लो। और मैं तो बोलूँगा उसमें जो भी दिक्कत आई उसको एक बार नोट्स के बाजू में लिख लेना, ताकि बाद में ना देखना पड़े आपको वापस, ठीक है। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। आपको ऐसे डिपेंड नहीं होना है। सेकंड जो मेरी टिप है वो भी नोट्स में जो कॉन्सेप्ट्स अपन को दिए होते हैं उससे जुड़ी हुई है। उसमें आपको एक खास ख्याल क्या रखना है, आप जैसे जैसे आपके रिविजन्स होते जाएंगे, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, आपका कॉन्स्टेंटली दिमाग उसको समझने में तो चलना ही चलना चाहिए। वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, उसको आपको एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि मैंने उसको समझना है पहले अच्छे से, ठीक है। हर एक रिवीजन में आपको उस कॉन्सेप्ट की कुछ नई नई बातें समझ में आनी शुरू होंगी, ठीक है। वो तो करना ही करना है। एक चीज़ जो खास करनी है, आपको अपने नोट्स को शॉर्ट करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको क्रिस्प फॉर्म में रख पाओगे उतना बेटर है। जितना भी आप कोशिश कर सको, आप अपने हाईलाइटर्स लेके बैठो कि यार एक लाइन है, उसमें सिर्फ 2 वर्ड में देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बस उस 2 वर्ड को हाईलाइट कर दूंगा ना। ऐसा मत करना कि आप, जो मैंने कर दी गलती, कि मैं हर एक लाइन में से, जैसे अगर 10-20 शब्द हैं एक लाइन में, मैं उसमें से 10 शब्द तो हाईलाइट ही कर रहा हूँ। नहीं भाई, इतना हाईलाइट नहीं करना है अपन को, सिर्फ उतना जितना अपन को काम आ सके, बस, है ना। और हमें जैसे कि 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, 5-6 लाइनें लिखी हुई हैं, तो मुझे पता है कि उसका क्या मतलब, क्या निकल रहा है, तो आप उसको वहीं पे काट करके उसकी समरी लिख दो वहीं पर ही। तो आपके लिए सब्सिक्वेंट रिविजन्स में काम आसान होता जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप होती है। नेक्स्ट चीज़, बहुत ही हम, मैं बोलूँगा कि यार फोकस नहीं करते हैं ज़्यादा। हमारा मेन क्या है ना, हमें अपने क्वेश्चंस को बहुत सीमित रखना पड़ेगा, है ना। हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, एफ आर में, ए एफ एम में, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सब में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसका ना पता एक सिंपल रूल है। क्या रूल है? आपको ऐसे इसको रूल को ब्लाइंडली फॉलो करना है। तेल लगाने की हर एक चीज़, ठीक है। कुछ सुनने की और ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ क्या है, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं काट देना उसको। पहली बार सॉल्व करना, काट देना, ठीक है। उसके बाद बन रहा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के बेस पे वो हो जाएगा ना, काट दो। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि थे तो चलो थोड़े बहुत टफ ही थे, या फिर बोलेंगे कि यार थोड़े से, हाँ, दिमाग चलाने वाले थे। पर उसमें फॉर एग्जांपल कोई एक या दो एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट उसमें कुछ अतरंगी वे से लगा, कुछ अलग टाइप से कंसेप्ट लगा उसके अंदर, आपको उसको पूरा मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उस कॉन्सेप्ट को जो जो जिसमें कोई दिक्कत आई, भले वो आपसे सॉल्व हो गया या वो अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, भले वो सॉल्व हो गया भले वो सॉल्व नहीं हुआ, पर सिर्फ एक या दो एडजस्टमेंट या कुछ एक या दो लाइन में कुछ मीनिंग का फ़र्क था, सिर्फ इतने से ही कारण आप पूरे क्वेश्चन को मार्क कभी मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको दूसरी बार देखोगे तो आपका टाइम जाएगा उसके अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको देखो मत। आपको क्या करना है, आपको सिंपल बस उसका एक ऑडियो नोट बना के अपने फ़ोन में क्लाउड पे जी ड्राइव में स्टोर कर देना है। फ़ोन में क्यों नहीं, अगर फ़ोन में कभी डेटा लॉस्ट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझाना है उस ऑडियो नोट के अंदर, कि वो क्वेश्चन क्या था, उसमें क्या एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। प्लस आप आंसर में जो सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का, आप उसमें हाईलाइट कर दो, ताकि आप जब वो ऑडियो नोट सुन रहे होगे तो आप जब उसको देखोगे उस हाईलाइटेड पार्ट को, तो आपको समझेगा हाँ यार कुछ तो ऐसा था। इससे आपका टाइम ड्रास्टिकली हाफ हो जाएगा, पूरा हाफ हो जाएगा। अगर आपको उसमें 10 मिनट लगने थे, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आपका 50% टाइम रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस जो कि अंट शंट होते हैं, मतलब कुछ भी पूछा गया है ना, समझ नहीं आ गया इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही, इसमें हर एक लाइन पे एडजस्टमेंट है, या फिर 80% एडजस्टमेंट से भरा हुआ जो मुझे नहीं बन रहे, वो आपको लिखने हैं। देखो फर्स्ट रिवीजन में आपको मेजोरिटी क्वेश्चन लिखने हैं, 80% 90% सवाल आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? आखिर देखो, जिसके पास टाइम नहीं है, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेंगी चीज़ें, पर एक आइडियल सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप लिखोगे तो आपका काम बनेगा, ठीक है। हमें एग्जाम में भी लिखना ही है ना। जैसे मैंने क्या बोला था कि हमें यूट्यूब का सहारा फर्स्ट रिवीजन तक लेना है, ताकि सेकेंड थर्ड रिवीजन में हमारा दिमाग चले।
है ना। वैसे ही यहाँ पे हमें खुद से लिखना पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा कि जब जब आपके नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते जाएंगे तो एक दिक्कत क्या आएगी, स्टार्टिंग में आपके पास टाइम रहेगा, आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे, सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में आते आते आपके पास टाइम बहुत कम होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास जितने कम क्वेश्चन रहेंगे उतना बेटर है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो मैंने बताया ना, ट्रिक क्वेश्चन को आप काट दो, जिसमें कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट है, भले वो आपसे बने नहीं बने, उसके ऑडियो नोट बना के रख दो, ठीक है। उसको सुनना है अच्छे से, प्लस उसके सामने जब सुनोगे तब उसको एक सॉल्यूशन खोल के बैठना, प्लस हाईलाइट भी कर देना कि मुझे क्या दिक्कत आई, थोड़ा उस ऑडियो नोट को डिटेल में बनाना, ठीक है। कुछ कहानी जैसा बनाओगे, कहानी जैसा, तो समझिएगा सब्सिक्वेंट रिविजन्स में आपका बहुत टाइम भी कम हो जाएगा। और जो एल डी आर क्वेश्चन हैं वो आपको तीसरे रिवीजन तक या आपको लास्ट रिवीजन तक भी करते हुए चलने हैं, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 1.5 डेज में आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, लिखने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। पता है उसमें वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे ये होने वाला है कि आप क्वेश्चन को ना रीड करोगे, रीड ही कर पाओगे क्वेश्चन को, प्लस आंसर भी पता है आप रीड ही कर पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे ना, आप खुद से कुछ दिमाग चला पाओगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं क्वेश्चन देखूंगा फिर मैं एक बार उसका ऑडिट कर लूँगा 1.5 डे के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है, आपके साथ टाइम रहेगा ही नहीं। जैसे कि कुछ फैकल्टीज बोलेंगे कि हमें उसको देख के जाना पड़ेगा, तो लिटरली हमें देख के जाना है, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है, सिर्फ एक रिव्यू लेना है कि हमें क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर। तो वहाँ वो रिव्यू ले सको उसके लिए हमें पहले 3-4 बार उसको लिखना पड़ेगा, तो हमें वो लिखना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बाद में समझ में आती हैं, अभी आप अगर सीख लोगे फील कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो नेक्स्ट जो टिप है वो है मेरी कि आपको जो आपका लास्ट डे रिवीजन है, लास्ट डे रिवीजन नहीं, जो आपका लास्ट रिवीजन है, आपको उसको कम से कम दिनों में ट्राई करना है कि वो मेरा पूरा हो जाए। मेरा पर्सनली मेरा 5 दिन में हुआ था हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन, आपको भी ट्राई करना है कि वो थोड़ा सा कम दिनों में हो, क्योंकि अगर वो कम दिनों में होगा तब जाके आप उसको 1.5 डेज में समेट पाओगे, है ना। मैं बहुत कम करने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका 3 दिन में 2 दिन में रिवीजन नहीं हो पाता है। तो एटलीस्ट आप 4-5 दिन में करने की कोशिश करो, 5-6 दिन में करने की कोशिश करो, वो बहुत ज़रूरी पड़ता है। अगर आप वो करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप एक खुद को 1.5 डेज में रिवीजन करवा पाओगे, है ना। तो इस पर ध्यान दो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि किसी ने क्या क्या मुझे कुछ प्लानर बना के दिया हुआ है क्या, या मुझे कैसे चीज़ों को कट शॉर्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। आपकी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज है आप उनके वीडियोस देखो कि कैसे अपन को 1.5 डेज में कवर करना होता है। आप एक आइडिया ले सकते हो, आप एक बार वो 1.5 डेज में जब वो जो फैकल्टीज है आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, उन्होंने जब अपने 1.5 डेज में जब अपना जो है प्लानर शेयर किया बच्चों के साथ, आप वो एक बार देखो जाके, आपको समझ में आएगा कि मैं जिस कंसेप्ट को अभी 5-6 घंटे दे रहा हूँ वहाँ मुझे सिर्फ आधे घंटे में निपटाना है। इस चीज़ को कैसे निपटाओगे, जब वो एक रियलिटी चेक मिलेगा तो आपका दिमाग चलेगा कि भैया आप मुझे कैसे क्या करना चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, साफ से बता रहा हूँ होने क्या वाला है। अगर आपको अभी पता चलेगा आप कुछ एक्शन ले पाओगे, अगर आपको बाद में एग्जाम के 1 महीने पहले ही पता चलेगा तो आप एक्शन कैसे ले लोगे उसके ऊपर। आपको एक्शन लेने के लिए थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना, तो वो टाइम अभी आपको मिलेगा, ठीक है। सेकेंड जो एक चीज़ है, जो भी चीज़ें हमें लर्न करने वाली होती है ना, हमें उसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे अपन को ऑडिट को लर्न करना होता है, जैसे जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिट, हमें जैसे उसको लर्न करना होता है ना, वैसे ही हमें उसी प्रकार से बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है हमें उसको ऑडिट जैसे ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट्स को एक लर्न करने का एक तरीका होता है, ठीक है, आपको वैसे लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको आगे आने वाले टिप्स में बताऊंगा। प्लस उसके अलावा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो हमें लर्न करना होता है, कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी है, देखो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें समय के साथ लर्न हो जाती हैं, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। आपको वो एक्सप्रेसली लर्न करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, तो आप उसको फर्स्ट रिवीजन से लर्न करने की कोशिश करना, ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि मैंने क्या किया था, या कुछ लोग करते होंगे मेरे को नहीं पता, कि हम क्या करते हैं, हम उसको सोचते हैं कि हमें ये बाद में लर्न हो जाएगा, है ना। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें एफर्ट्स फर्स्ट रिवीजन से फर्स्ट डे से डालने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि पहले दिन से मैं एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, वो अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप नहीं होता। अगर आप खुद से ट्राई करते रहोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें लर्न करने वाली हैं आपको उसको फर्स्ट डे से ही लर्न करना है। पर हमारा फर्स्ट स्टेप होता है समझना, समझने के बाद लर्न करना होता है हमें। डायरेक्टली लर्न मारोगे तो उसको अपन रट्टा मारना बोलते हैं, हमें रट्टा नहीं मारना है ना, हमें तोता नहीं बनना है, हमें समझ के फिर लर्न करना है। ऐसे हमारे एफर्ट हाफ हो जाते हैं, प्लस हमारा आउटपुट अच्छा बन जाता है। देखो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, हमारे जो 100% कॉन्सेप्ट्स हैं, हो सकता है उसमें हमको 10-20% चीज़ें ना समझें, हमें 80% चीज़ें, 90% चीज़ें, 95% चीज़ें समझ जाएं, 5%, 10%, 20% चीज़ें ना समझें, कोई लोड नहीं लेने का, उसको सिर्फ रट्टा मारने का। क्योंकि अगर वो नहीं समझ रही हैं,
नहीं समझ रही से मेरा मतलब क्या, आपने 100% दे दिया अपना, आपने उसको फर्स्ट रिवीजन में अच्छा खासा टाइम दिया, सेकंड रिवीजन में अच्छा खासा टाइम दिया, नहीं बन रहा ना तो चुपचाप पैटर्न बनाओ कि उसको लर्न कैसे करना है, उसको एग्जाम में कैसे लेके जाना है। कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनाओ, उसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा बाद में, ठीक है। पर उसको छोड़ने के बजाय या उस पर बहुत टाइम देने के बजाय मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको किसी न किसी पैटर्न से लिंक करके याद करके लेके जाओ वहाँ पे, बात खत्म, ठीक है। ऑडिट में ऑडिट का बस मैं एक टिप देना चाहूँगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, जिसने मेरे को ऑडिट में बहुत हेल्प किया पढ़ाई में। ये टिप्स मेरे फैकल्टी ने शेयर किए थे किसी वीडियो में। मैंने शुभम केसवानी सर से ऑडिट लिया था। उसमें दिक्कत क्या होती है, हम उसको सिर्फ रीड कर रहे होते हैं, हम उसको सिर्फ समझ रहे होते हैं, हम उसको लर्न नहीं कर रहे होते हैं। पर हमें ऑडिट को लर्न करना पड़ेगा। इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें लर्न करके फिर समझना होता है, इसमें भी वही चीज़ है, हमें लर्न करके फिर समझना है चीज़ों को। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें सबसे पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। समझने से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपको ऑडिट को ऑडिट ना मान के कहानी मानना है। कहानी मतलब क्या, कि कहानी में क्या होता है, जैसे हमारे सब्सिक्वेंट पार्ट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं ना, है ना। आपको वैसे ही फॉर्म में जो भी हेडिंग्स हैं, है ना, जो भी उसमें सब पार्ट दिए हैं चैप्टर के, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उसमें क्या लिंकिंग है, मतलब किस तरीके से चैप्टर का फ्लो आगे बढ़ रहा है, वो अगर आपको पता रहेगा, वो अगर आप समझने की कोशिश करोगे, प्लस उस टॉपिक्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स उस टॉपिक से कैसे लिंक्ड हैं, प्लस वो पॉइंट्स आपस में कैसे लिंक्ड हैं, उसको अगर आप एक कहानी के फॉर्म में समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए एक कहानी ही बन जाएगी ऑडिट। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपको सब कुछ सेपरेटली लर्न करना पड़ रहा है, आपको सेपरेटली उसको उसको याद रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बन जाती हैं चीज़ें। पर अगर आप उसको स्टार्टिंग थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करोगे, है ना, लिंक बनाने की कोशिश करोगे तो बेटर रहेगा। निमोनिक्स भी हेल्प करते हैं, पर जब निमोनिक्स तब तक हेल्प करेंगे जब या तो वो आपके हेडिंग से कहीं ना कहीं लिंक हो, या तो वो कुछ ऐसा हो जो आपको एग्जाम में याद ऐसे लर्न करा है। अगर कि मैं उसको कहानी के फॉर्म में लर्न करता था, मैं उसको थोड़ा लॉजिकली लर्न करता था, या लॉजिक क्या बैठ रहा है, कैसे फ्लो बन रहा है, मतलब फ्लो, उस चीज़ का फ्लो कैसा है, आपको वैसे लर्न करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। प्लस इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, रिकॉल करना। मतलब क्या है, आपकी कॉपी खुली हुई है, आपने एक बार लर्न कर लिया, आपने उसका इंटरलिंक एक बार देख लिया, चुपचाप उस कॉपी को ऐसे बंद कर दो। अब एक बार उस पॉइंट्स को रिकॉल करके देखो। अब वो निमोनिक से जुड़ा हुआ है तो आप एक बार उसको निमोनिक को एक बार लर्न करके देख लो, उसको रिकॉल करके देख लो, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर से देखो कि क्या दिक्कत आ रही है ना। हो गया, फिर से पढ़ लिया, फिर से एक बार ऐसे करो, फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो, जब तक रिकॉल ना हो जाए, 5 से 6 पॉइंट जब तक रिकॉल ना हो जाए, बोलते रहना, फिर आगे बढ़ना। जैसे ही रिकॉल हो जाए तो फिर वहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑडिट के लिए खास टिप और क्या है कि ये भी मेरे फैकल्टी ने शेयर करी थी कि आपको चीटिंग रिविजन्स करने पड़ेंगे। मतलब क्या, मतलब देखो, हमारे जैसे बाकी सब्जेक्ट के कैसे रिविजन होते हैं, कि पहले हमने फर्स्ट रिवीजन करा, फिर हमने बाकी सब्जेक्ट का किया रिवीजन, फिर हमने सेकंड करा, फिर हमने बाकी का किया, फिर हमने थर्ड रिवीजन करा, ठीक है। हमने जितने भी नंबर ऑफ रिवीजन किए। और ऑडिट में खेल क्या होता है, हमें लर्न करना पड़ता है चीज़ों को। तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि हमें दो सब्सिक्वेंट रिवीजन के बीच में, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन या सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन के बीच में जो ये गैप है, जिसमें आप बाकी रिवीजन करते हो, बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन करते हो ना, आपको इसमें गैप को भरना पड़ेगा। कैसे भरोगे, आपको इसमें हर 1 घंटा, मैंने क्या किया था कि मैंने 1 घंटा या 1 से 1.25 घंटा मैंने खुद से ऑडिट पढ़ा था। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्या किया था, जो मेरे टफ चैप्टर्स थे मैंने उसको इस लिंकिंग पीरियड में फिर से पढ़ लिया था एक बार। मैं बोलूँगा कि मैंने 80% ऑडिट फिर से पढ़ लिया था दो सब्सिक्वेंट रिवीजन के बीच में। मतलब कि मेरा जो ये सेकंड रिवीजन ही था, मेरा ये ऑलमोस्ट थर्ड रिवीजन था। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको। मैं ऐसा और एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी आपसे कि आपको 1.5 डेज़ का एक डिटेल्ड प्लानर बना के रखना पड़ेगा। आपको बहुत दिक्कत आएगी, वरना आपको अपने मिनट मिनट का हिसाब बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने 1.5 डेज़ का हिसाब नहीं रख पाओगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अगर आप गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड से जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली आपकी चीज़ें छूट जाएंगी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर किसी ने 95% चीज़ें भी पढ़ के चला गया ना वो अच्छे से, उसका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता वो टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करके क्या पूछ लेंगे, आपको नहीं पता। अगर आपको वो देखा हुआ रहेगा आप अटेम्प्ट तो कर ही लोगे, पर अगर आपको देखा हुआ नहीं रहेगा तो आप उसको सीधा सीधा सी कैटेगरी में छोड़ के सीधा पेपर के आखिरी में उठाओगे, और मोस्ट प्रोबेबली आप उसको छोड़ के चले जाओगे। तो बेटर क्या है, आप उसको करके जाना पड़ेगा अपन को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, है ना। प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइम जाता है नो डाउट, प्लानिंग में बहुत टाइम जाता है। बट अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो आपका उससे भी ज़्यादा टाइम जाएगा, बस आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम जा रहा है। आपको प्लान करना पड़ेगा। कैसे प्लान करना है, आप कुछ रैंकर्स या किसी इंटरव्यूज़ आप सुन सकते हो,
जैसे मैंने कैसे किया था, मैंने पर्सनली बताऊँ तो मैंने फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के लिए मैंने कोई प्लान नहीं किया था। मेरी मिस्टेक थी है। मेरे पास टाइम था, पर मुझे थर्ड रिवीजन के बीच में समझ में आया था कि प्लानिंग की क्या अहमियत है। तो मेरे चलो ठीक है, मेरे पास चलो टाइम था तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं आई। बस मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब 1.5 डेज़ प्लान किए थे तो मैं सही बताऊँ मैंने 2-2.5 दिन ले लिए थे सिर्फ वो एक एक दिन प्लान करने के लिए, कि यार मुझे हर सब्जेक्ट में कब क्या पढ़ना है, मतलब कब क्या पढ़ना वो तो नहीं, कितना कितना टाइम एलोकेट करना है किसी किसी चीज़ को। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो करोगे और आपको एक अपना पर्सनलाइज प्लान बनाना पड़ेगा ना। मार्केट में बहुत सारे प्लान्स हैं, हर एक फैकल्टी अपना शेयर करते हैं, जो भी फैकल्टी से शेयर करते हैं वो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसको लेकर अपना एक पर्सनलाइज प्लान बनाना पड़ेगा कि आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, आप कितने बजे उठ सकते हो, आप कितने बजे पढ़ने बैठ सकते हो, आप कितने बजे क्या क्या चीज़ें करने बैठ सकते हो। टाइम जाएगा, नो डाउट टाइम जाएगा, बट ये जो टाइम जाएगा ना, इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आपका वो 1.5 डे सुधर जाएगा, और वो होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अभी नहीं समझती है, 1.5 डे में समझती है। आप ये मान सकते हो आपको अपना हर एक एफर्ट उस 1.5 डेज़ को ठीक करने में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ठीक हो गया तो आपका 3 घंटे भी सुधर सकते हैं, और अगर आपके वो 3 घंटे सुधर गए तो आपकी चीज़ें आसान बन जाएंगी। अगर आपने वो 3 घंटे सुधारे नहीं तो नो डाउट आपने 6 रिवीजन करके रखे हों, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके वो 3 घंटे ही ख़राब हो गए तो भाई आईसीआई को आप कैसे बताओगे कि आप अच्छे से पढ़ कर आए हो। आप कैसे बताते हो एग्जामिनर कि मैं पढ़ कर आया हूँ, आप लिख के बताओगे, आप लिख के ही नहीं आ पाओगे तो आप बताओगे कैसे कि मैंने 6 रिवीजन करे हैं, मैंने तो 3 रिवीजन करे हैं, मैंने तो 5 रिवीजन करे हुए हैं। कैसे बताओगे, उसको लिख के ही बताना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, जब आपका 1.5 डे सुधरा हुआ होगा। कैसे सुधरा हुआ होगा, आपको उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई करना क्या है, चीज़ें कैसे करनी है, और अपने लिए प्लान बनाना पड़ेगा आपको। एक जो नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस टिप्स आप मान लो, इसमें जो आईडीटी है, आईडीटी में जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से करके जाना, उसको आप पूरा ऑडिट ही मान लेना कि जीएसटी का जो थ्योरी पोर्शन है वो मेरे लिए ऑडिट ही है। आपको उसको ऑडिट मान के उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद कैसे करना है मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, डीटी बहुत वास्ट है। तो मैंने उसके पर्सनली क्या करा था, जो बीबी सर से मैंने लिया हुआ था, तो जो भी वो टॉपिक शेयर करते हैं कि उनके हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है या फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या है, उसको मैंने तो चलो एक कैटेगरी टॉपिक्स मान लिया था कि मुझे उसको छोड़ के तो नहीं जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उन टॉपिक्स को कवर किया था। फॉर एग्जांपल XYZ कोई चैप्टर है, उसके अंदर जो भी एक कैटेगरी टॉपिक्स ने बताए थे पहले मैंने वो करे थे। फिर जितना बचा हुआ एलोकेटेड टाइम था मेरे पास 1.5 डेज़ के अंदर, मैंने उसमें बाकी टॉपिक्स को कवर किया था, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना था कि क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे कंसेप्ट पता नहीं होंगे। तो मैंने कंसेप्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई थी 1.5 डेज़ के अंदर, क्योंकि अगर कंसेप्ट पता है तो आप कहीं ना कहीं 1.5 डेज़ में, तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन एंड आंसर्स मैनेज कर लेंगे। ठीक है, और इसके लिए मैंने बताया कि आपको LDR क्वेश्चंस जो भी हैं आपको उसको अगर आप 3 रिवीजन कर रहे हैं, या फिर अगर आप 2 रिवीजन कर रहे हैं, या फिर आप 4 रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आपको उसको हर बार करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि आप उसको अगर एग्ज़ाम वाले दिन अगर आप उसको सिर्फ एक बार देख के भी चले जाओगे, आपका काम बन जाएगा, और आपके पास सिर्फ देखने का ही टाइम बचेगा, या फिर आपके पास कुछ सुनने का ही टाइम बचेगा। जो मैंने ऑडियो नोट्स आपसे बनवाए हैं इसके पहले वाले पार्ट में, कि आपको जो भी ट्रिकी पॉइंट्स आपको उसके ऑडियो नोट बनाने पड़ेंगे इसके लिए, तो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो एक मिसलेनियस टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे AFM में भी हमें थोड़े फार्मूलाज लर्न करने पड़ते हैं। हम देखो, हमें लॉजिक पता होना चाहिए, हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए। फार्मूला में अगर कुछ इंटरलिंकिंग करके अगर कुछ लर्न कर सको बहुत ही बेटर है ना, और उसको आपको फर्स्ट डे से लर्न करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट जो चीज़ मुझे आपको बतानी है कि फॉर एग्जांपल जो IBS है ना, IBS थोड़ा सा अभी तो है हमारे सिलेबस में। IBS के लिए मैंने क्या किया था मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, उसमें अपन को क्या करना होता है, उसमें मेनली हमारे सभी सब्जेक्ट का मिक्सचर आ रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो आपको जो अपने सब्जेक्ट्स पहले पढ़े हुए हैं, 5 सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हुए हैं, FR AFM ऑडिट DT IDT, जो भी आपने पढ़े हुए हैं, आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक, कॉस्ट एंड लॉ बचेगा आपके पास। तो मोस्ट प्रेफरेबल टाइम क्या है, आप उसको एग्ज़ाम के 1 महीना पहले पढ़ना चालू कर दो। कैसे पढ़ोगे, आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा 4 से 5 दिन का। ठीक है, लॉ और कॉस्ट का। ठीक है, अब वो कैसे पढ़ना है मैंने पर्सनली बताऊं तो मैंने किन किन टॉपिक्स को पढ़ा था, वो मैंने पढ़ा था। एक CA शिवम मिश्रा करके हैं, जिनकी May 24 में AIR बनाई थी। मैंने उनका रेफ़र करा था कि मुझे IBS के लिए कैसे प्रेफर करना है, मैंने पर्सनली उनका ही प्रेफर करा था, आप उनका जाके देख सकते हो। और मैंने एक्स्ट्रा जो करा था, जो उन्होंने नहीं बोला था, कि मैंने हर दिन एक एक केस स्टडी पढ़ना चालू करी थी। मैंने ऐसे करते करते
3 PYQs निपटाए थे 1 महीने के अंदर। बहुत ही कम लग रहा होगा, पर मेरे पास और सब्जेक्ट भी थे, प्लस मैं हर दिन ऑडिट को भी पढ़ रहा था। ठीक है, तो मुझे ऑडिट भी पढ़ना था, प्लस मुझे मेन सब्जेक्ट भी पढ़ना था। इसके अलावा मुझे बस 1 घंटा IPS के लिए निकालना था, और वो भी मुझे खुद से सॉल्व नहीं करना था IPS। बस मुझे सिर्फ ये श्योरिटी चाहिए थी कि क्या मैं ढूंढ पा रहा हूँ कि ऑडिट और मेनली कॉस्ट और लॉ क्या मैं ढूंढ पा रहा हूँ क्या, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स आप ढूंढ सकते हो, इसकी अच्छी खासी गारंटी रहती है। क्यों आखिर ऐसा? क्योंकि आपने उसको 3 बार पढ़ रखा होता है। ऑडिट में देखो, बाकी कॉस्ट एंड लॉ आप इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं ना, तो आपको उसको ढूंढने की कोशिश करनी है कि मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ चीज़ों को,